हेलो एवरीवन। आज हम लोग रोटेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। एक है सेंटर ऑफ मास, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरा है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और लास्ट में रोलिंग पढ़ना है। रोलिंग सिर्फ आईआईटी एडवांस के सिलेबस में डिटेल में पढ़ना है। जेईई मेन और नीट के सिलेबस में रोलिंग को बिल्कुल सुपरफिशियल पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं करना है काम। तो अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो इसका पढ़ने का तरीका कैसे होगा हम एक बार बताते हैं। सेंटर ऑफ मास को समझेंगे पहले कि सेंटर ऑफ मास क्या है, पर उसका डिफिनेशन ये बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने में फोकस नहीं करना है। हम लोग का प्राइम टारगेट है कि सेंटर ऑफ मास का जो भी क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल्स, वो सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। जो बहुत बेसिक वाले स्टूडेंट हैं, बिगिनर्स हैं, जो नहीं समझ पाए हैं, तो इसको थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो जैसे नाम से इसका मतलब लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास, यानी जो मास है उसका सेंटर क्या है। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मास बना देते हैं। ये पॉइंट मास एम, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ बोलेंगे, तो वही बोलेंगे क्योंकि ये पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ मास वही होगा। जैसे कि इस पॉइंट मास को अपने उंगली पे यहाँ पे रख लें, इस फिंगर पे रख लें, तो क्या हो जाएगा, टिक जाएगा, रुक जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे रुका हुआ रहेगा। तो बोलेंगे इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वहीं पे है, इसीलिए फिंगर पे रखते हैं। तो हमारा फिंगर का जो ये चौड़ाई है, विड्थ है, यही ज़्यादा हो जाएगा, तो आराम से टिक जाएगा। लेकिन एक एग्जांपल, इस पेन को लीजिए। इस पेन को हम लोग बोलें कि इस तरह का बॉडी जो कि इसका मास एक जगह पे नहीं है, फैला हुआ है। जैसे यहाँ पे एक जगह पे फैला हुआ है, एक ही जगह पे था यहाँ पे, तो इस तरह के मास को पॉइंट मास बोलते हैं। लेकिन ये जो मास है बिल्कुल फैला हुआ, एक जगह पे तो है नहीं, सब जगह पे कुछ ना कुछ वजन इसका है, कुछ कुछ मास है। तो हम बोलेंगे इस तरह के बॉडी को कंटिन्यूअस बॉडी बोलेंगे। इसको पॉइंट पार्टिकल या पॉइंट मास, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। अभी इसमें हमको ढूंढना है कि कहाँ पे वो सेंटर ऑफ मास है। तो देखिए यहाँ पे यदि रखने का कोशिश करें, इस पेन को यहाँ पे रखने का कोशिश करेंगे तो गिर जाएगा, यहाँ पे रखने का कोशिश करेंगे फिर भी गिर जाएगा। तो हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पे होगा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो ढूंढते ढूंढते एक पॉइंट जरूर बीच में आएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखिए यहाँ पे, इस पॉइंट पे आने के बाद बिल्कुल ये टिक गया है, रुक गया है, बिल्कुल बैलेंस में है। बोलेंगे कि ये पूरे रॉड का, इस रॉड का या इस पेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ, ठीक बीच में है। तो हम ऐसा पूछ सकते हैं कि पूरे पेन को खत्म कर दें और जितना उसका मास है उसको कहाँ पे जमा कर दें, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट पे जमा कर दें। उस पॉइंट को अपने उंगली पे रखें तो बिल्कुल टिक जाएगा। जैसे इसका 100 ग्राम वजन हो, उस 100 ग्राम पॉइंट को यहाँ पे रख दें तो बिल्कुल टिक जाएगा। तो अब कह सकते हैं कि पूरे पेन का सेंटर ऑफ मास जो कि बीच में है, तो हम लोग हर एक पार्टिकल का डिस्कशन करने के बजाय किसका डिस्कशन करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास पे यदि पॉइंट को रख दें तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा और बिल्कुल टिक जाएगा। तो यानी कि रॉड हो, ये रॉड, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, बीच में होता है, इस पॉइंट पे होता है। और भी दूसरे तरह का पार्टिकल हम लोग ले सकते हैं। जैसे ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जिसमें अब सब लोग को पता चलता है कि ये बैलेंस कहाँ पे होता है, बीच में होता है, ठीक मिड पॉइंट पे होता है, इसलिए सेंटर ऑफ मास ये है। तो हम इस पूरे को खत्म करके इतना के बराबर हम बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 100 ग्राम का ये पेन था, तो हम बोलेंगे इसके जगह पे एक पॉइंट बन गया, ये पूरा का पूरा एक पॉइंट बन गया। कितने ग्राम का, 100 ग्राम का। और ये पॉइंट कहाँ पे माना जाएगा, जहां पे सेंटर ऑफ मास था, ये वहीं पे पॉइंट मानेंगे कि ये पूरा रॉड, पूरा का पूरा रॉड कन्वर्ट हो गया एक पॉइंट के रूप में, ये पॉइंट मास बन गया। जैसे ये पॉइंट था वैसे ही ये रॉड बिहेव करेगा। कहाँ पे, जब सेंटर ऑफ मास पे डिस्कशन करेंगे तो पूरा रॉड एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। थोड़ा थोड़ा हम लोग को समझ में आने लगा कि सेंटर ऑफ मास किस तरह का है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज और। जैसे एक हैमर ले लीजिए, ये बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है। जैसे ये पेन था, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल था, तो बीच में था सेंटर ऑफ मास, जैसे यहाँ पे बीच में दिख रहा था। लेकिन ये हैमर है अनसिमेट्रिकल, इसमें ढूंढते हैं कि कहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। तो अभी बताए थे कि पूरे के पूरे को खत्म कर दे, जितना इसका मास है इस हैमर को, इस हैमर का पूरा मास को खत्म करके एक पॉइंट बना लें, इसको खत्म करके एक पॉइंट बना लें, तो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे देखिए, हम ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे बैलेंस होता है। यहाँ पे ढूंढे, गिर गया, यहाँ पे रखेंगे फिर से गिर जाएगा, अभी हम लोग यहाँ पे रखेंगे फिर से गिर जाएगा, यहाँ पे रखेंगे, देखिए गिर रहा है। कहीं ना कहीं वो पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये हैमर बिल्कुल बैलेंस हो गया, इसका मतलब इस पूरे हैमर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, बीच में नहीं है। बीच में जैसे इसमें कैसा हुआ था, बीच में सेंटर ऑफ मास मिला था, लेकिन इस हैमर में बीच में नहीं सेंटर ऑफ मास मिल रहा है, साइड में मिल रहा है। कहाँ पे, जहाँ पे मास ज्यादा है। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है, इसका मास ज्यादा है, तो यहाँ पे इस ज्यादा वाले हैवी मास के पास वो सेंटर ऑफ मास मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ में आ गया कि जहाँ पे बैलेंस हो गया यही है उसका सेंटर ऑफ मास, एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। थोड़ा थोड़ा हम लोग को समझ में आने लगा। ये बात क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास कोई जरूरी नहीं कि बीच में हो। यदि बॉडी, ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल बॉडी है, यदि बॉडी ऐसा हो
अनसिमेट्रिकल इस तरह का। तो सेंटर ऑफ मास कोई जरूरी नहीं कि बीच में हो, सेंटर ऑफ मास जिधर हैवी है, ज्यादा है, वहां पे सेंटर ऑफ मास हो सकता है। ठीक है, एक ऑन एवरेज हम लोग को आइडिया हो गया कि सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है, अभी तो हम लोग देखें कि कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, कहाँ पे वो पॉइंट होता है, लेकिन क्यों पढ़ना जरूरी है इसके बारे में आइडिया भी नहीं है। इसलिए यदि कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो, दो तरह का मोशन हो सकता है, बहुत सिंपल मोशन हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। सिंपल मोशन कहने का मतलब एक पार्टिकल को, सिंपल छोटा सा बॉल को ऊपर फेंक दें तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा इस तरह से बिल्कुल गिरेगा, कर्व बनाता हुआ, पैराबोलिक। लेकिन वो तो बहुत सिंपल हो गया, वो बिल्कुल ऐसा ही जाएगा। लेकिन किसी पेन को या किसी पेंसिल को हम फेंकें, जैसे इस तरह से घुमाकर फेंक दें, इस तरह से इसको घुमाते हुए फेंक दें, तो ये घूमता हुआ बिल्कुल जा रहा है। अब दोनों एग्जाम्पल को हम लोग बोर्ड पे दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे, समझिए कि जब ये घूमते हुए इस तरह से ये पार्टिकल घूमते हुए जा रहा है तो इसका मोशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे, एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, सामने में एक बॉल फेंका गया छोटा सा, ये बॉल गया बिल्कुल, ये पैराबोला बनाया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इसको। और वहां पे देखिए पेंसिल को या इस पेन को जब घुमा के फेंके थे तो देखिए किस तरह से घूमते हुए जा रहा है, ये घूमते हुए गिर रहा है वहां पे जाकर। अभी कितना कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो गया। अब इसमें देखिएगा तो एक बॉल जब सीधा सीधा गया है तो इसका सेंटर कहाँ पे, अपने पॉइंट जैसा बिल्कुल बिहेव कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यही है। वहां पे आइए, अभी वहां पे हम लोग मोशन को बस इसके टिप को, ये जो टिप है इसके टिप को सिर्फ मिलाइए, देखिए कि कैसा, ये जो टिप है जब इसको ऐसे ऐसे करके आप फेंके थे घुमाते हुए, तो बस इस टिप के बारे में सोचिए कि कैसा मोशन कर रहा है, उसका डायग्राम देखिए कि किस तरह का मोशन कर रहा है। वहां पे आप डायग्राम देखिए, उस सारे टिप को मिलाते यदि हैं तो कैसा कॉम्प्लिकेटेड जैसा आ रहा है, कोई भी पैराबोला जैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट को, क्योंकि हम जान चुके हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, बीच में है। बीच वाले पॉइंट को यानी सेंटर ऑफ मास को, जितना भी सेंटर ऑफ मास या मिड पॉइंट है, उस पिन को उसमें मिलाइए। वो जो पेन आपको दिख रहा है उसमें सारे पॉइंट को आप मिलाते रहिए बीच में, देखिए तो किस तरह का कर्व ले रहा है। वहां पे देखिएगा कि बिल्कुल वो एक पैराबोला का शेप ले रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ले रहा है शेप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो, यदि सेंटर ऑफ मास पे डिस्कशन किया जाए तो वो मोशन सिंप्लीफाइड होके सिंपल बिल्कुल बन जाएगा और उसको सॉल्व करना आसान होगा, समझना आसान होगा। तो इसीलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, ताकि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। इतना समझ में आ गया। अब इससे ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है सेंटर ऑफ मास में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ में तो आ गया कि सेंटर ऑफ मास ये होता है, अब उसको कैसे निकालना वो जानते हैं हम लोग। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी चीज़ नोट नहीं करना है, जो बोर्ड पे समझाएंगे ये बिल्कुल नोट नहीं करना है, सारे आपके नोट्स में अवेलेबल है। तो नोट्स आप लोग अपने पास PDF है तो उसको प्रिंट करा के रख लीजिए। यदि अवेलेबल नहीं है अभी कि आप लोग प्रिंट करा सकें तो PDF ही देखिएगा, पर नोट्स को बोर्ड पर से आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। बोर्ड पर नोट करेंगे तो आप समझेंगे नहीं। 100% समझिए और गारंटेड है रोटेशन में हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो भी बता देंगे हम आपको कि कैसे इजीली सॉल्व होता है। तो ठीक है, हम लोग रोटेशन इसमें सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे हम एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं XY और इसमें कई सारा मास ले लेते हैं, पॉइंट मास। अभी हम लोग पॉइंट मास, दो तरह का मास के बारे में डिस्कशन किए थे। एक एकदम छोटा सा जो पॉइंट होता है इसको पॉइंट मास, इससे भी छोटा हो पॉइंट मास, और इस तरह का जो बॉडी है उसको कंटिन्यूअस बॉडी बोलते हैं। तो हम लोग पॉइंट मास अभी ले रहे हैं, एक छोटा छोटा कई सारा पॉइंट मास आप ले लीजिए। इसका कुछ ना कुछ मास है, M1 M2 M3, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। X1 Y1 ले लीजिए, इसका X2 Y2 और इसका कोऑर्डिनेट X3 Y3। अब इन तीनों का सेंटर ऑफ मास हमको लिखना है कि कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास लिखने का, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका लिखने का फॉर्मूला ये है, x कोऑर्डिनेट लिखने का फॉर्मूला है। देखिए ये जो सेंटर ऑफ मास है इन तीनों का कहीं यहाँ बीच में होगा, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इस तरह से होता है M1 X1, यानी कि ये M1 X1 के साथ गुना होगा प्लस ये M2 X2 के साथ गुना होगा। उसी तरह से और जितना भी होगा X3 M3 और जितना भी मास होगा सबको जोड़ते चले जाइए, डिवाइडेड बाय जितना मास है M1, कितना मास है M1 M2 M3, जितना भी मास हो सबको ऐड करते चले जाइए। तो इससे जो आएगा निकल कर वो x कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का। यहाँ पे देख सकते हैं डायमेंशन से भी आप देखिए, यहाँ का डायमेंशन, ऊपर का डायमेंशन किसका डायमेंशन है, m इंटू एक्स डायमेंशन, इसी में इसको जोड़ा जा रहा है, यानी दोनों क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होता है। आगे नहीं देखेंगे, बस यहाँ पे देखेंगे सिर्फ m और
एक्स है डायमेंशन, और नीचे में कितना डायमेंशन है, मास है सिर्फ, m1 m2, तो आगे का नहीं देखिए, सब तो मास ही है ना, तो मास से मास कट गया, क्या कोऑर्डिनेट बच गया, x बच गया, यानी x का डायमेंशन x के साथ मैच कर गया। तो यहाँ देख लीजिए x कोऑर्डिनेट लिखने का फॉर्मूला है m1 x1 m2 x2, इस तरह से जितना भी है सारे पार्टिकल का लिखते चले जाइए, और नीचे में टोटल मास लिख दीजिए, हर एक का टोटल के मास को ऐड कर दीजिए, ये टोटल मास है नीचे में जितना पार्टिकल है। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला वैसा ही हो जाएगा जैसे ये फॉर्मूला है, m1 y1 m2 y2, और इसी तरह से जितना है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस और भी जितना है, इस तरह से आप नोट्स में इसको देखिए। ठीक है, अब 2 पॉइंट मास ले लेते हैं, 2 पॉइंट मास ले लीजिए, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच में जो सेंटर ऑफ मास होगा, अभी देखे थे ना कि 2 मास हो, सपोज कीजिए कि डंबल जैसा हो, दोनों साइड में एक एक मास लगा हो, तो बीच में टिकाएंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो रुक जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा दोनों का दोनों। तो हम बोलेंगे कि इस तरह का शेप में जब 2 मास इधर इधर हो, सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ता है, बीच में। वैसे भी रॉड में कहाँ पड़ता था, बीच में ही, सेंटर पे ही पड़ता था। उसी तरह से 2 डंबल जैसा बना लें और बीच में रखें तो बिल्कुल कहाँ पे पड़ेगा, ठीक बीच में ही सेंटर ऑफ मास पड़ता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि इसका मास m1 है एक पार्टिकल का, उसका पोजीशन वेक्टर ये है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, इसका भी कुछ होगा पोजीशन वेक्टर, इसका फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला है ठीक वैसे ही जैसे अभी फॉर्मूला था m1 r1 प्लस m2 r2, m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। अभी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है xy, ये ओरिजिन हो गया, ये कोई पॉइंट P है, जैसे मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट है इसका, xy z एक्सिस भी है, यहाँ पे z एक्सिस भी है, इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया इतना। तो पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसी वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब कहाँ से वो वेक्टर होता है, ओरिजिन से जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो हम इस पोजीशन वेक्टर को ऐसे बोल सकते हैं, r बराबर इतना माइनस इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0 0। तो हमको वेक्टर लिखना हो, कोई भी वेक्टर लिखना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो हम लोग ये तो सब 0 ही है, तो हम लोग बोलेंगे 1 है तो उसके साथ i लग जाएगा, 2 है उसके साथ j लग जाएगा, और 3 है उसके साथ k लग जाएगा, 3k। तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं, यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उसका क्या पता चल जाएगा, पोजीशन वेक्टर, या पोजीशन वेक्टर पता हो तो कोऑर्डिनेट। जैसे सपोज कीजिए लिखा है किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, तो इसका मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, यानी कि i के साथ 1 लगा है तो 1 होगा, 2 है यहाँ तो 2, और ये 3 है तो 3, ये हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अपना नोट्स में जाइए और इस पॉइंट को देखिए, कोई भी चीज नोट नहीं करेंगे, सारा नोट्स अवेलेबल है आपके पास, उसी को पढ़ना है तभी फिजिक्स अच्छा होगा। ठीक है, अपने नोट्स का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। जैसे एक यहाँ मास लिया हुआ है, एक यहाँ मास लिया हुआ है, एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें बड़ा सा मास है, हैवी मास है, एक छोटा सा मास है, यहाँ भी हैवी सा मास है, और यहाँ एक छोटा है पर माइनस मास है। मास को निगेटिव कर लिए, ग्रेविटेशन भी देखे थे ना, ग्रेविटेशन में प्लस और माइनस करते हैं, वैसे यहाँ भी कर लिए माइनस। अब देखिए इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा कहीं बीच में। 2 पॉइंट है तो उसका सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में ही होता है, और किसके नजदीक होगा, हैवी वाला के, जहाँ पे ज्यादा मास है उसके पास, कि कम वाले। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे हैमर का, हैमर वाले एग्जाम्पल में कहाँ पे देखे, जहाँ पे हैवी मास है उसके पास वो सेंटर ऑफ मास मिलता है। तो यहाँ भी देखिएगा जो हैवी मास है उसी के पास वो सेंटर ऑफ मास होगा और इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही ये निगेटिव मास हुआ, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में नहीं होगा बल्कि इससे बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे अब सेंटर ऑफ मास मिलेगा। और वो नजदीक किसके होगा, वो इससे दूर होगा, किसके नजदीक होगा, इसमें भी वही चीज होगा जैसे इसमें हैवी मास के पास था, सेम यहाँ भी हैवी मास के पास ही होगा, लेकिन इस केस में दोनों के बीच में था,
इस केस में दोनों से बाहर होगा। बस इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा। जब दोनों प्लस प्लस हो तो बीच में होगा और हैवी वाले के नज़दीक होगा। एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो बाहर में आ जाएगा और हैवी वाले के पास में होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में न्यूट्रल पॉइंट निकाला करते थे, प्लस प्लस होता था चार्ज तो बीच में, प्लस माइनस होता था तो बाहर होता था। उसमें जो सर्किल लगाते थे न्यूट्रल के लिए वो छोटा वाले के पास लगाते थे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट और इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें हम लोग सिर्फ सेंटर ऑफ मास ढूंढ रहे हैं, कोई डायरेक्शन इसमें होता नहीं है। तो बस यहाँ पे इतना ही जानना है कि जो हैवी वाले है उसी के पास में सेंटर ऑफ मास होगा, चाहे अंदर में हो चाहे बाहर में हो। अपने नोट्स में इस पॉइंट को देख लीजिए आप। दो मास ले लिए M1 M2, मान लेते हैं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये है। अब से पूछता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, M1 से सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे होगा, ऐसा क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है, इसको ओरिजिन मान लीजिए और इसको जो L लेंथ है वो मान लीजिए। अभी हमको ये जो x चाहिए, एक्चुअली में क्या है, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट लिखिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला पढ़े थे, M1 इंटू x1, ये जीरो हो गया, ये तीनों ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे M2 इंटू x2 की जगह L है तो M2 L बाई ये दोनों का मास जोड़ दीजिए, M1 प्लस M2। ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, यही तो x दूरी है, तो x निकल गया इतना। यानी सेंटर ऑफ मास M1 मास से कितना दूर पे है, इतना दूरी पे होगा। नोट्स में देख लीजिए। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 36। ये है मेडिकल एग्जाम का पूछा हुआ 2012 का, इसको देखिए। क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 300 ग्राम है, 300 ग्राम, इसको ओरिजिन पे रखा गया है। ये हो गया 300 ग्राम, ये हो गया ओरिजिन। और क्या दिया क्वेश्चन में, 500 ग्राम, ये हो गया 500 ग्राम। कहाँ पे रखा हुआ है, x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर में ही है। और एक और है वो है 400 ग्राम, उसको x इक्वल टू कहाँ पे रखा हुआ है, 70 सेंटीमीटर ही है। अभी कह रहा है कि क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, बस कुछ नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट का निकालना है। ये 3 पॉइंट है, 3 मास है, तीनों मास का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है कहाँ पे है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला है M1 x1, ये तो जीरो है, खत्म हो गया, M2 x2, 500 इंटू 40 प्लस 400 इंटू 70 डिवाइडेड बाई ये तीनों मास को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1200। इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल हो गया। दो सौ 40 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया 40, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 3। यह है जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पहले सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। तीन पॉइंट है यहाँ पे, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये सब लेंथ आपको दिया हुआ है 4, 5, 3। अब कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताइए, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। लेकिन अब ऑप्शन को देखिए एक बार, तो कह रहा है कि इतना सेंटीमीटर राइट, इतना सेंटीमीटर अबव 1 kg, यानी कि सारे ऑप्शन में लास्ट में जो लिखा हुआ पॉइंट 1 kg 1 kg 1 kg, यानी इसके रेस्पेक्ट में, यानी इसको ओरिजिन मान लेना, इस पॉइंट को ओरिजिन मान के बताना है कि सेंटर ऑफ मास इन तीनों का कहाँ होगा। तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास इन तीनों के बीच में होगा, इन तीनों के बीच में लगभग यहाँ पे होगा। तो निकालना है कि कितना दूर पे होगा, यानी आपको ये निकालना है 1 kg, यानी ये ओरिजिन से कहाँ पे होगा, इसको ओरिजिन मान लीजिए। तो फॉर्मूला आपको पता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, शुरू कीजिए। ये तो जीरो हो गया, ये तो ओरिजिन ही है, 1 इंटू जीरो, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखिए
इसका भी ऑरिजिन ये क्या है, ये तो वाई एक्सिस हो गया ना, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस। अभी देखिए क्या है कि पूरा का पूरा आप लिख के मत बताइए कि यहाँ मत बनाइए ऐसे कि एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। उससे क्या होगा, आपका टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा और बनाने में अंडरस्टैंडिंग इतना क्लियर नहीं होगा, लगेगा झूठ मूठ का बना रहे हैं पर इतना स्पीड नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। तो अपने दिमाग को इतना इतना ज़्यादा सोचिए, क्वेश्चन को सोचने का कोशिश कीजिए कि बहुत सारा डायग्राम आपको खुद से ही समझ में आने लगे कि क्या है। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप कीजिए, देखिएगा आपको आराम से हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ एक्स एक्सिस बनाए यहाँ वाई एक्सिस बनाए। इसको मान लीजिए ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस ही है, ये वाई एक्सिस ही है। तो हमको क्वेश्चन है ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों निकालेंगे, एक्स भी निकालेंगे और वाई भी निकालेंगे। इसका m1 x1, m1 x1 तो जीरो हो गया, दूसरा m2 x2 तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पे तो जीरो ही है, बस इसका लिखिए 1.5 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई मास, ये तीनों का मास, इन तीनों को ऐड कीजिए 3.5 1.5 कितना हो गया 5, 4.5 डिवाइडेड बाई यानी 0.9, 0.9 हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला जो एक्स होगा इतना होगा। बाकी हमको करने की जरूरत नहीं, आंसर देख लीजिए 0.9, सिर्फ आंसर एक ही आंसर बी है 0.9 सेंटीमीटर राइट, राइट मतलब इधर फ्रॉम 1 kg, यानी ये आंसर कौन सा हो गया, आंसर बी हो गया। यदि हमको वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना होता, वाई कोऑर्डिनेट जिसका जरूरत अभी नहीं है, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन निकालना होता अपना प्रैक्टिस के लिए तो करते, सबका करते फिर से शुरू, इतना इंटू y1, y1 क्या है ये ऑरिजिन है जीरो हो गया, इतना इंटू 2.5 इंटू ये y कितना हो गया 4 प्लस इसका कितना हो गया 1.5 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट भी जीरो ही है तो इसको नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मास कितना है, टोटल मास ऐड करने के बाद 5 आता है, ये कट के कितना हो गया 2, यानी y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर अपने बुकलेट का पेज नंबर 18 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 31, ये जेईई मेन ऑनलाइन 2019 का क्वेश्चन। इसमें भी वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से बनाइए। यही क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें हर एक का लेंथ कितना है, हर एक का लेंथ 1 है, इसका भी लेंथ 1 दिया हुआ है। अभी इसका हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, हमको यहाँ पे दोनों चीज़ चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही क्वेश्चन में चाहिए। जल्दी बनाने के लिए कुछ करते हैं, उपाय लगाते हैं। देखिए ऑप्शन, ऑप्शन में आप देखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में सेम है 7/12, 7/12, बी और डी में अलग अलग है, लेकिन दो ऑप्शन में तो मिल गया, तो एक्स हम लोग पहले नहीं चेक करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट देखिए, वाई कोऑर्डिनेट किसी भी ऑप्शन का दो नहीं मिलता है, कोई भी दो ऑप्शन में वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ निकालें तो आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। इसको निकालेंगे तभी भी दिक्कत हो सकता है कि यदि ए और सी यानी 7/12 आ गया तो दिक्कत है कि फिर से निकालना पड़ेगा वाई, तो हम लोग सीधा वाई ही निकालते हैं जो कि सब डिफरेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेव हो सकता है ऐसे करके सोचेंगे तो आप। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए इसका कोऑर्डिनेट वाई, इसका कोऑर्डिनेट वाई तो है ही नहीं, इसी का ना वाई कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये निकालना है। ये हो गया लेंथ 1 है, सब 1 ही ना है, सारा 1 1 है, ये 1 है, ये हो गया 1/2, इसको 1/2 बोल सकते हैं, ये आधा हो गया ना पूरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको मीडियन भी बोल सकते हैं, बीच में परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको हाफ कर देगा। ये और ये पता है तो ये निकल जाएगा। ये जो डिस्टेंस है इसको बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, बिल्कुल ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये। तो इस हाइट को h को बोल सकते हैं √1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 यानी √3/2, ये हो गया पूरा। तो शुरू करते वाई कोऑर्डिनेट, इन दोनों का तो जीरो ही है वाई कोऑर्डिनेट, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका वाई कोऑर्डिनेट के लिए मास हो गया 150 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 300, ये हो गया कट गया 2 से 2 2 4 √3/4, वाई कोऑर्डिनेट हो गया √3/4। √3/4 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। देखिए टाइम सेव हो गया हमारा, दूसरा नहीं निकाले। फिर भी यदि हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता तो यहाँ पे वैसे ही निकालते हैं, इतना इंटू x1 यानी x1 तो जीरो है, ऑरिजिन है, खत्म काम, इतना इंटू 150 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यही ना हाफ होगा,
प्लस ये हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 100 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये दूरी कितना है 1 डिवाइडेड बाय 300। ये कितना हो जाएगा कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 50 100 1 बाई ये कैलकुलेशन गलती होगी यहाँ पे 75 होगा ना 175 300 25 से काटिए 7/12 यानी इसका कौन सा हो गया, इसका हो गया देखिए हाँ दिया हुआ है 7/12 तो दिया हुआ है, ए ऑप्शन सी ऑप्शन, इसको चेक करने का जरूरत नहीं था। ठीक है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 27। पहले खुद से ट्राई कर लीजिए आप। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए। कह रहा है किसी फिक्स्ड पॉइंट से बहुत सारा मास रखा हुआ है, कौन कौन सा मास रखा हो m 2m और ये कहाँ तक चला गया nm तक, इस तरह से मास रखा हुआ है। कितना कितना दूरी पे रखा हुआ है, इस फिक्स पॉइंट से दूरी है l, यानी ये x कोऑर्डिनेट हो गया l, x बराबर l हो गया, यानी ऐसे करके भी बोल सकते हैं। यहाँ से दूरी l है, फिर यहाँ से ही दूरी कितना है 2l, ये x कोऑर्डिनेट है सारा, x कोऑर्डिनेट x बराबर l, x इक्वल टू 2l, यहाँ पे x इक्वल टू कितना है ये nl, ऐसे करके दिया हुआ है। अभी हमको चाहिए इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा फिक्स्ड पॉइंट से, यानी फिक्स्ड पॉइंट कहने का मतलब ओरिजिन से ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो निकालने का शुरू करते हैं हम लोग फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2 x2, 2 से गुना होगा तो 2 का स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर m इंटू एल, प्लस वैसे ही 3 वाला होता गुना 3m होता 3l होता तो 3 का स्क्वायर ml, वैसे ही n का स्क्वायर ml ऐसे होता, डिवाइडेड बाय सबके मास को ऐड कीजिए तो m प्लस 2m 3m, ये कहाँ तक जाता nm तक। अब इसको सॉल्व करना है, m से तो कट जाएगा, m सब है, यहाँ भी m तो कट जाएगा, l सब कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, m तो कट गया, l था जो बाहर निकल गया, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये n का स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, इतना इंटू l जो बाहर निकला था वो l इधर रह गया। अभी हम लोग अलजेब्रा में इसको पढ़ना है, इस सीरीज को, इसका फॉर्मूला होता है सीरीज का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और नीचे में जो सीरीज है इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है, n प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया 3 से, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 3 इंटू l, यानी इसका आंसर हो गया a। अभी क्या है कि इसको बना दिए, ये कोई बड़ा बहादुरी का बात नहीं है। अब इसको क्या है कि बनाते जा रहे हैं, ये सीरीज आ गया, सीरीज का फार्मूला हमको पता है तो बन गया, नहीं पता होता तो छूट जाता। यानी ये सीरीज का फार्मूला पता होना चाहिए तभी जाके बनता क्वेश्चन। लेकिन कुछ और टेक्निक जरूर ऐसा है कि बिना सीरीज के फार्मूला को भी इसको बनाया जा सकता है, और इतना लेंदी नहीं, बिल्कुल सिंपल बनाया जा सकता है, वही हम बताएंगे आपको। और ये बात आपको दिमाग में डालना है और सोचना शुरू करना है कि ऐसे भी बनता है क्वेश्चन। तो देखिए हम सिखाते हैं यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, और जितना जल्दी आप सीख पाएँ उतना जल्दी आप इम्प्लीमेंट करने लायक हो जाइएगा क्वेश्चन में खुद से ही। अभी क्या है कि इस क्वेश्चन में देखिए n वेरिएबल है, n वेरिएबल है, n बराबर 1 भी पुट कर सकते हैं, n बराबर 2 भी पुट कर सकते हैं, जो भी पुट करें n बराबर मिनिमम 1 लेना है, 1 से m से स्टार्ट ना है, m 2m 3m, यानी n वेरिएबल है, n बराबर कुछ भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, एलिमिनेशन बोलते हैं। यदि n बराबर 1 चुनते हैं,
n बराबर 1 चुनते ही ये सब खत्म हो गया, अकेला ये हो गया। n बराबर 1 चुनेंगे तो ये बनेगा डायग्राम, अकेला मास रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, l दूरी, ये दूरी कितना l, यही सेंटर ऑफ मास है पॉइंट का। तो n बराबर 1 करते हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आना चाहिए, l पे आना चाहिए। तो n बराबर 1 पुट कीजिए पहला ऑप्शन में n बराबर 1 पुट कर लें तो कितना हो जाता है, l आ जाता है आंसर। देखिए क्या था, 2n + 1/3 इंटू एल। n बराबर 1 पुट कर लें तो 2 + 1 3 3 कट के आंसर क्या हो गया l। और देखिए ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में देखिएगा ये है ऑप्शन n² + 1 इंटू l/2। n बराबर यदि 1 पुट करते हैं तो 1 1 1 मिला के 2 2 2 कैंसिल हो गया, ये भी l, ये भी l, ये भी l, यानी कि इसमें आपको दिक्कत हो रहा है, आपको बनाने में दिक्कत हो गई। n बराबर 1 पुट करेंगे तो आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि कई सारा मिल जा रहा है, इसमें कई सारा मिल जाए तो n बराबर 1 काम नहीं करेगा। n बराबर 2 पुट करते हैं और इसमें पक्का आंसर आ जाएगा। देखिए वेरिएबल कभी भी होता है तो एक से नहीं तो दूसरे से पक्का आंसर आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना होता। n बराबर 2 पुट करते हैं, n = 2, n बराबर 2 यानी यहाँ पे पहुँच गए। n बराबर 1 से काम नहीं चला तो n बराबर 2 पुट के आगे नहीं बढ़ेंगे। अब n बराबर टोटल 2 ही है, यानी यही दोनों पार्टिकल है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2, ये कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय मास, ये दोनों का मास कितना हो गया 3m, यानी जो ये कोऑर्डिनेट आ गया ये कितना हो गया 5/3l। 5/3l तब आया जब आप n बराबर कितना चुने थे 2। अब सारे ऑप्शन में रखिए, पहला ऑप्शन था 2n + 1/3 इंटू l। अभी यहाँ पे देख लीजिए बटा में 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 है, बाकी किसी भी ऑप्शन में 3, नीचे में किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए में है। तो यही होगा आंसर 100%। n बराबर कितना पुट करना है 2, n बराबर जैसे ही n बराबर 2 पुट करेंगे 2 × 2 4 + 1 5, ये हो जाएगा 5/3l। देखिए मिल गया। ऑप्शन सी में दिक्कत हो रहा था, ऑप्शन बी तो ऐसे ही नहीं हुआ, बी हो गया कितना, ऑप्शन बी देखना है तो देख लीजिए, ऑप्शन बी l/n की जगह 2 रखे हैं तो कितना हो जाएगा l/3, ये नहीं हुआ आंसर, ये हो गया आंसर। सी ऑप्शन n है, n बराबर 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर + 1/2 इंटू l, ये कितना हो गया 5, ये 5l हुआ, 5l भी नहीं हुआ, 5l/3 होना चाहिए। उसी तरह से डी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, लेकिन इतना चेक नहीं करना है। अब जैसे ही n बराबर 2 पुट के नीचे में कितना आना चाहिए 3, और 3 का ऑप्शन सिर्फ है ऑप्शन ए में, तो बस इतना ही पुट करते यहीं से आंसर तुरंत आ जाता ये, और निकल जाते, आगे बढ़ जाते, हो जाता क्वेश्चन। तो अब इस चीज को सीखिए कि कैसे कोई बड़ा सा क्वेश्चन हो जिसमें सीरीज का जरूरत पड़ता है, जैसे ही सीरीज का जरूरत पड़ता है कि ढेर सारा हो 1 2 3 n तक, तो n का वैल्यू या तो 1 पुट करेंगे या 2 पुट करेंगे, आंसर पक्का आ जाएगा, वहीं पे आ जाएगा। तो इसको देख लीजिए, अब सीख लीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 30। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, पर हम बताएंगे जब तो लगेगा कि बहुत ही सिंपल है। यदि खुद से बन जाए तो बहुत अच्छा बात है। इसको देखिए तो वीडियो पॉज करके। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, कह रहा है कि 3 मास है, 1 ग्राम, 2 ग्राम और 3 ग्राम। इन तीनों को यदि सिस्टम मान लिया जाए तो उसको कहाँ पे रख दिया गया, ओरिजिन पे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम इज टेकन एट ओरिजिन। क्वेश्चन में देखिए इस तरह से बोल रहा है, ये है ओरिजिन ओ, कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से एक बार पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 सिस्टम पार्टिकल ऑफ मास इतना 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 ग्राम इज टेकन एट ओरिजिन। यानी कि जो 3 मास है आपको दिख रहा है, ये तीनों मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ पे पड़ता है। तो तीनों मास को जोड़ दीजिए, सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब टोटल का टोटल मास वहाँ पे आ गया। तो कितना हो गया 1 2 3 जोड़कर कितना हो गया 6 ग्राम। ये हो गया आपको कहाँ पे, ओरिजिन पे। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, ओ पे, ये ओरिजिन ही है, इसको अलग से नहीं लिखना है। तो 6 ग्राम का जो मास है ओरिजिन पे माना गया। ये कितना कितना 1 + 2 + 3, ये सारा का सारा ऐड कर दिए तब जाके 6 ग्राम हो गया। पूरा का पूरा सिस्टम का मास कितना हो गया 6 ग्राम। उसका जो सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन पे मान लिया गया, यानी कि 3 मान ले पॉइंट यहाँ होता, 1 2 3, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे माना गया। तो तीनों पे यहाँ इस पॉइंट पे मास भी पूरा का पूरा आ गया 6 ग्राम। आगे क्वेश्चन में देखिए तो क्या बोलता है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4th पार्टिकल ऑफ मास 4 ग्राम। मारते हैं कि यहाँ पे 4th जो पार्टिकल है उसका इतना मास है 4 ग्राम दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर, फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4th पार्टिकल ऑफ मास 4 ग्राम
सच दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द 4 पार्टिकल सिस्टम। अब देखिए 3 पार्टिकल ये था, तीनों मिलाकर यहाँ था और एक ये हो गया मिलाकर, तो 4 पार्टिकल सिस्टम हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 4 पार्टिकल सिस्टम, यानी चारों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे अब आ गया, यहाँ पे आ गया। ये हो गया सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट का है नाम 1 2 3, कोऑर्डिनेट दिया हुआ इस पॉइंट का इज इतना। अब ये जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ इसका दिया हुआ, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है अल्फा i प्लस 2j प्लस 3k। अब क्वेश्चन को अच्छे समझिए, बहुत लोग आप लोग जिनका नहीं क्वेश्चन बना है वो ये डायग्राम नहीं बना होगा क्वेश्चन पढ़ के, फिर से समझिए। ये तो क्लियर है यहाँ पे कि 3 पार्टिकल का सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे पड़ता है, तो तीनों पार्टिकल को जोड़ देंगे तो इतना मास है। फिर क्वेश्चन में आगे बताता है कि एक चौथा पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर इतना दिया हुआ है, और इन दोनों का भी जो ये एक हो गया और ये 3 हो गया, इन सब चारों मिलाकर जो बना उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पड़ता है। क्वेश्चन में देखिए लास्ट में क्या लिखा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 4th पार्टिकल, उसके बाद लास्ट में जाके दिया है कितना पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 4th पार्टिकल ऑफ मास 4 ग्राम सच दैट, अभी सेंटेंस यहां से बदल दिया, सच दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ 4th पार्टिकल सिस्टम लाइज एट इतना, यानी सेंटर ऑफ मास यहां पे लाइज करता है। अब उसका दे रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या है। अब अल्फा पूछ रहा है कि अल्फा क्या होगा, तो ठीक है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का ये सब कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर दिया है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन वेक्टर, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट हमको निकालना हो तो बोल सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यहाँ पे चाहे तो दे सकते हैं अल्फा से गुना हो जाएगी, अल्फा अंदर जाएगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट 2 अल्फा और जेड कोऑर्डिनेट 3 अल्फा। इसी पॉइंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, जो पोजीशन वेक्टर है उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको अल्फा चाहिए तो एक ही बार में निकल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला m1 इंटू x1, ये ऑरिजिन है तो 0 है, ये दोनों खत्म हो गया। यहाँ पे m2 यानी 4 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट कितना अल्फा डिवाइडेड बाय मास, इन दोनों का मास मिला कितना होता है 10। अब ये x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास यहाँ दिया हुआ है, एक सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना 1 है। अब ये सॉल्व हो गया, अल्फा बराबर 10 और नीचे में 4 गया तो 10/4 कितना होता है 5/2। आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, अपने नोट्स में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है m1 m2, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, ये डिस्टेंस को x1 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को x2 है। एक फार्मूला है याद रखिएगा, यहाँ पे ड्राइव कर देंगे कैसे हुआ, पहले याद रखिए फार्मूला, इसका गुना और इसका गुना दोनों सेम होता है। जैसे इसका गुना कितना हो गया m1 x1 इक्वल टू m2 x2, इसको याद रखना है। देखिए कैसे आया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लिखते हैं, इसी को ओरिजिन मान लीजिए, इसको यदि ओरिजिन मान लें तो इधर का कोऑर्डिनेट -x1, इसका कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, दूरी क्या है x1, तो कोऑर्डिनेट -x1 और इसका कोऑर्डिनेट +x2, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लें, जिसको भी मान सकते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया m1 x1 यानी -m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और एक्स कोऑर्डिनेट को कितना मान चुके हैं, इसको सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान चुके हैं, तो ये 0 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो इतना 0 इक्वल टू -m1 x1 प्लस x2, और इधर आया तो यही इक्वेशन यहाँ से ये बनेगा। तो इसको आपको नहीं जानना, इतना डेरिवेशन में नहीं रहना है कि कैसे ये आया, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, सीधा आपको याद रखना इसका गुना और इसका गुना कांस्टेंट होता है। आप नोट्स में पहले इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज जो नोट्स में है लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, उसको समझने का कोशिश करते हैं। बोर्ड पे देखिए, समझिए m1 m2 दो मास है। जब भी बोर्ड पे हम समझा रहे हों तब आप सिर्फ यहीं पे समझेंगे, नोट्स नहीं देखेंगे। जब बोलेंगे कि आप नोट्स देखिए तब जाके नोट्स देखिएगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 मास है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। अब इस मास को उठाकर यहाँ रख दें, यदि इस मास को शिफ्ट कर दें इधर की तरफ, तो आपको क्या लगता है सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा कि कुछ डिस्प्लेस होगा? हम लोग बोले हैं कि कभी भी 2 पॉइंट हो तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। जैसे समझ कीजिए यही एग्जांपल, इन दोनों के ठीक बीच में हो, यदि ये डिस्प्लेस कर दें, अब इन दोनों के ठीक बीच में तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। पहले था यहाँ पॉइंट, अब पॉइंट यहाँ हो गया, यानी सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस कर रहा है।
यानी इस पॉइंट को उठाकर आप यहाँ रखते हैं तो सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं रहेगा, वो भी मूव कर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वहीं रहे, ये शिफ्ट ना करे, तो आप क्या कीजिए, इसको भी उठाकर कुछ नज़दीक में लेकर आइए। तो इसको मान लेते हैं कि इधर की तरफ d1 डिस्टेंस लेकर गए हैं, तो इसको कितना लाएं ये करके क्वेश्चन रहेगा, ये कितना दूरी लाएं, तो मान लेते हैं वो d2 है। तो अभी एक फार्मूला पढ़े थे m1 इंटू x1 बराबर m2 इंटू x2, तो ठीक वैसे ही फार्मूला यहाँ भी काम करेगा, m1 d1 बराबर m2 d2। इसको भी आप याद रखिए, यदि m1 को d1 लाते हैं तो m2 को भी d2 तक लाना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास वहीं वहीं रहेगा, शिफ्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया उसका फार्मूला, याद रखिएगा। अब उल्टा करके क्वेश्चन ऐसा करके पूछ सकता है कि 2 मास है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यदि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो इसको भी दूर कीजिए। यहाँ पे इसको दूर किए हैं तो इस मास को भी यहाँ पे दूर कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए। तो ये दूरी d1 है, ये दूरी d2 है। यदि ऐसा कर दीजिएगा तो सेंटर ऑफ मास फिर से वही रहेगा। इसके लिए भी पूछेगा तो इसके लिए भी सेम फार्मूला वही काम करेगा, m1 d1 बराबर m2 d2। अपने नोट्स में देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है, ये बहुत हार्ड चीज नहीं है। ठीक है, अपने नोट्स में आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पेज पे, और वहां पे देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। अभी देखिए कंटिन्यूअस बॉडी किसको कहते हैं, अभी बोले थे एक पॉइंट मास होता है, बिल्कुल ऐसा रहेगा, ये रहेगा डॉट जैसा, तो ये पॉइंट बन गया, इसको बोलेंगे पॉइंट मास। और इस तरह से कुछ फैला हुआ है, रॉड जैसा हो या फिर डिस्क जैसा, स्फेयर जैसा हो, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी का। अभी तक हम लोग जो भी है लगभग हम लोग पॉइंट के बारे में डिस्कशन किए थे, अब कंटिन्यूअस बॉडीज। तो कंटिन्यूअस बॉडीज जो हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, आपको रॉड या वायर के बारे में पढ़ना है। ये रॉड हो गया, लिख सकते हैं यहाँ, ये रॉड हो गया जो आपको पढ़ना है। एक डिस्क या प्लेट के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे डिस्क बना लेते हैं। हम लोग को जो पढ़ना है डिस्क के बारे में पढ़ना है, और एक स्फीयर के बारे में पढ़ना है। अभी क्या है कि तीनों में एक टर्म है जिसको हम लोग को जानने की जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में भी जानते थे उसी तरह से यहाँ भी जानने की जरूरत है। लेमडा, लेमडा को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ये सारा आपके नोट्स में लिखा है, तो पूरा हम इसको लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। लीनियर मास डेंसिटी इसको लिखना नहीं है, आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा। लीनियर मास डेंसिटी, इसको लेमडा बोलते हैं। लीनियर क्योंकि लेंथ में फैला हुआ है यहाँ पे मास, ये पूरा लेंथ है। ये डिस्क है, तो यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मतलब एरिया बोलते हैं यहाँ। और ये हो गया रो, मतलब वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब चाहे तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी। ये सब लिखने से टाइम वेस्ट होगा, बस इतना समझ लीजिए कि ये नोट्स में आपके पास है अवेलेबल, आप देख लीजिएगा नोट्स अभी आपके पास है। तो लीनियर मास डेंसिटी को लेमडा बोलेंगे। सिग्मा हो गया सरफेस के लिए, सरफेस मतलब एरिया। और ये हो गया वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। सेम चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, इसको बोलते हैं लीनियर। जैसे इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ाई होता है, सेंटर ऑफ मास, मास के बारे में, तो यहाँ पे बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। यही इलेक्ट्रोस्टैट में मास नहीं होता, ये चार्ज होता है पूरा, तो चार्ज के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी, उस चैप्टर में सरफेस चार्ज डेंसिटी, बस चार्ज लग जाता है, सब कुछ वही होता है। इसका फार्मूला होता है मास पर यूनिट लेंथ। इसका फार्मूला होता है मास पर यूनिट, चूंकि एरिया में फैला हुआ ना, ये डिस्क है पूरा, ये डिस्क है, तो मास पर यूनिट एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया। और ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको समझना है यहाँ पे। अभी देखिए एरिया में क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू, यदि डिस्क है सर्कुलर तो इसका एरिया लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे अलग से एक बार फॉर्मूला आप लिख लीजिए। यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको बोलेंगे मास बटा वॉल्यूम। कितना होता है, स्फेयर का केस है, स्फेयर है 4/3 पार आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो गया लीनियर मास डेंसिटी, ये सरफेस। और ये अभी देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करना, बस इसको रटना है थोड़े ना, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि रॉड है इतना दूर का, बहुत ही छोटा लेंथ dx,
इसमें कितना मास है, इस मास को dm बोला करेंगे। इतना दूर का जो मास है वो कितना है, पूरा रॉड है, पूरा का पूरा रॉड का मास m था और इसका लेंथ l था। ये दो डाटा हमको पता था, उससे हम लोग क्या निकाल लिए थे, मास पर यूनिट लेंथ। इसी को लेमडा बोलते थे, लीनियर मास डेंसिटी। तो हमको बस ये डाटा पता था, हमको पता करना है कि छोटा सा लेंथ हो तो कितना मास हो। आपसे यहाँ भी एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि छोटा सा एरिया हो, कोई भी छोटा सा एरिया हो, जैसे ये छोटा सा एरिया है, इसका एरिया है DA सपोज कीजिए, तो इसमें कितना मास होगा, इसमें छोटा सा वॉल्यूम आप चुन लीजिए DV, इसमें कितना होगा मास। तो यहाँ निकालते हैं, यहाँ निकालने का तरीका आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, चूंकि पूरा का पूरा लेंथ L है तो पूरा मास कितना है M, पूरा मास इतना का कितना था M, इसीलिए अभी लेंथ कितना आप चुने हैं dx, आप dx चुने तो मास कितना होगा, तो dx को इससे गुना करते हैं तो m इंटू dx बटा ये L नीचे जाएगा बराबर m बाई एल। m बाई एल को क्या बोला जाता है, लेमडा, तो लेमडा इंटू dx। इसका मतलब ये हुआ कि इतना दूर का मास ये था तो इतना दूर का मास ये होगा, यानी ये जो dm मास है इतना हो गया, यानी dm मास बराबर ये इतना, यानी इतना दूर का जो छोटा सा मास है ये होगा। लेकिन ऐसे करके हम लोग बनाएंगे नहीं, ये एक बार आपको समझा दिए, आपको नोट नहीं करना है, एक बार आप समझ लिए होंगे तो आप फिर से हम देखिए इसको कैसे जल्दी से करते हैं। अभी किसी का भी आपको मास चाहिए, इतना दूर का मास चाहिए तो dm बराबर इतना दूर का मास चाहिए। अभी यहाँ पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल सिर्फ कर लेंगे, यदि मास चाहिए तो लेमडा में कितना से गुना करना पड़ेगा, लेंथ से, लेमडा में लेंथ से यदि गुना कर दें इन दोनों को तो मास मिलता है, तो लेमडा इंटू लेंथ इतना दूर का कितना है dx, तो लेमडा dx हो गया तो मास आपका निकल गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे इतना दूर का हमको मास चाहिए, इतना दूर का मास कितना होगा तो उसको dm लिखेंगे, छोटा सा मास, छोटा सा एरिया है तो छोटा सा मास। अभी मास चाहिए तो सिग्मा में कितना से गुना करना पड़ता है, एरिया थे, सिग्मा इंटू ये एरिया कितना हो गया dA। ठीक इस केस में dm कितना हो जाएगा, रो इंटू कितना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना है dV। ये देखिए तो सब बिल्कुल मिलता जुलता है। इतना दूर का मास चाहिए तो कैसे किए, लेमडा में कितना से गुना, लेंथ से गुना होता है, लेंथ कितना ये dx है। यहाँ पे सिग्मा में कितना से गुना होता है, मास यदि चाहिए तो एरिया से, इसका एरिया कितना है dA, तो यहाँ पे dA रख दिए, गुना कर दिए तो मास निकल गया, उस मास को dm बोलेंगे। तो बस ये तरीका आप जान लीजिए कि कैसे लिखाता है। अब इसका पूरा का पूरा मास यहाँ से करना हो तो इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। यदि m चाहिए पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये dm का m बन जाएगा, इंटीग्रेशन इधर लेमडा dx। यहाँ भी बोल सकते हैं m बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा dA, वैसे वहाँ भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको करके यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे इस केस में एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा सा मिटा देते हैं फिर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे बोला हो कि एक डिस्क है बड़ा सा, यहां से ये वाला एरिया एक निकाला जा रहा है, मतलब इतना एरिया का आपको मास निकालना है कि इतना एरिया में कितना मास होगा, ये पूछ रहा है आपसे। डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है। तो हमको चाहिए कि इतना दूर में मास कितना है, यहाँ पे सेट कर देते हैं इतना दूर में मास, तो इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस ये जो पूरा होगा रेडियस, ये रेडियस पूरा कितना r, उसका हाफ हो गया, तो हम इसका रेडियस बोलेंगे r/2 है। अभी हमको मास चाहिए तो देखिए कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट इसका मास, इसका यदि मास चाहिए तो मास पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा मत लिखिए, सिग्मा लिखने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक है, मास पर यूनिट एरिया पहले लिखिए, क्योंकि मास लिखने का फॉर्मूला ही होता है, देखिए क्या, मास लिखना हो तो सिग्मा लिखना होता है, फिर एरिया से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मास लिखना है तो मास पर यूनिट एरिया पर लिखिए, मास पर यूनिट एरिया, ये एरिया किसका, ये पूरा एरिया कितना, पाई r², ठीक। ये तो हो गया क्या, ये तो सिग्मा निकल गया ये। अब इसमें कितना से गुना करेंगे तो मास निकल जाए, मास चाहिए ना, तो सिग्मा में कितना से गुना करना पड़ेगा, एरिया से, dA या जो भी एरिया है तो इसका एरिया से गुना करना पड़ेगा, तो ये एरिया कितना पाई, रेडियस कितना r/2 का होल स्क्वायर, यदि अब इसको काटे पाई² तो हो गया m/4, यानी इतना दूर का जो मास होगा कितना होगा m/4 होगा।
अब बोर्ड पे देखिए समझ में आया कि नहीं, आप देखिए एक बार इसको फिर से रिपीट करके आप देखिए। एक और एग्जांपल आपको कराते हैं, जैसे कि यह स्फीयर का केस है। स्फीयर लिए जिसका मास और रेडियस दिया है, आपसे पूछा एक है छोटा सा स्फीयर अंदर में चुने r/3 का, इसका मास कितना होगा, ये मास कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मास पूरे के लिए, इस बड़े वाले के लिए। स्फीयर का केस है, मतलब कि स्फीयर के केस में पर यूनिट क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। डिस्क के केस में पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ स्फीयर का केस है तो पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे। तो पहले टोटल मास कितना है, पूरा का पूरा डिस्क का पूरा स्फीयर का मास m है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, पूरा का वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई r3। अब ये हो गया रो का काम हो गया, रो निकल गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम आप लिख दिए। अब जैसे ही रो निकल गया तो कितना से गुना कर दें कि मास निकल जाएगा, आपको वॉल्यूम से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया मास, ये रो निकल गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चाहिए। तो किसका वॉल्यूम चाहिए, जिसका मास जरूरत है, इतना का वॉल्यूम चाहिए। ये हो गया 4/3 पाई, और रेडियस कितना r/3 का होल क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, काटिए, ये तो कैंसिल हो गया। m/3 इंटू 3 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3, m/27, यानी इसका मास कितना हो गया m/27। तो इसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने नोट्स में, इसको आप देख लीजिए। अब कंटिन्यूअस बॉडी जो पढ़े हैं, कंटिन्यूअस बॉडी में ये सब है, रॉड है, डिस्क है, स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी लेते हैं, जैसे इस तरह का कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा, ऐसे करके सिस्टम ले लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कुछ नहीं, इसको निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, एक छोटा सा मास चुन लीजिए, कोई भी मास चुन लीजिए, और ये जो दूरी होगा एक्स बोलेंगे इसको, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट में है, इसको एक्स बोलिए। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसका फार्मूला हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो याद कीजिए क्या करते थे, फार्मूला में mx m1 x1 इस तरह से ऐड करते थे, और नीचे में m1 m2, यानी नीचे में मास होता था, नीचे में सिर्फ मास, ऊपर में m और x का गुना होता था। तो इस छोटे से पार्टिकल का मास इंटू इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया x, तो करेंगे dm इंटू एक्स, dm इंटू एक्स, और ऐसा ऐसा बहुत सारा dm, छोटा छोटा dm बहुत सारा चुनेंगे, तो सबको ऐड करेंगे, ऐड को बोलते हैं इंटीग्रेशन, डिवाइडेड बाय नीचे में सारा मास को जोड़ना है। तो इतना का मास कितना dm, इस मास को भी ऐड कर देंगे, ऐड करने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो x कोऑर्डिनेट निकल गया, वैसे ही y कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन dmy बटा इंटीग्रेशन dm। आप क्वेश्चन कुछ बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये फार्मूला कैसे काम करता है। अपना नोट्स में पहले फार्मूला देख लीजिए, आपको लिखने का जरूरत नहीं है सब। जैसे एक रॉड है, सपोज कीजिए एक रॉड है, इसका मास दिया है, लेंथ दिया है, सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो बिना हम कुछ कैलकुलेट किए बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। जैसे बैलेंस हुआ था ना बीच में, जैसे हम लोग बैलेंस किए तो उस टाइम तो बीच में बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास है, तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट बोलेंगे मिड पॉइंट होगा। लेकिन हम लोग इसको बनाना है, कैसे कैलकुलेट करना भी, जो फॉर्मूला है उससे करके देखना है। तो देखते हैं, यहाँ से कुछ दूर जाइए और एक छोटा सा टुकड़ा चुनिए। तरीका देख लीजिए कैसे है, एक छोटा सा टुकड़ा चुनेंगे, एक्स दूर गए, यहाँ से एक्स दूर गए, एक छोटा सा टुकड़ा चुने dx, और इसका मास हो गया dm, इतना काम हो गया। ये जो एंड है इसको मान लीजिए x बराबर 0 पे है, और ये जो एंड है कितना लेंथ है l, तो x बराबर l बोल सकते हैं। अभी हम लोग dm लिखना है, इतना दूर का मास dm लिखना है। तो फार्मूला आपको पता है कि मास जब लिखना हो तो लीनियर का केस में रॉड है तो लेमडा इंटू dx बोलते हैं मास को, और लेमडा इस केस में डिफाइन करिए। लेमडा बताइए कितना होता है, लेमडा होता है मास पर यूनिट लेंथ m/l। तो चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा के जगह पे कितना m/l dx। आपको करना नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लोड ले लीजिए कि क्या इंटीग्रेशन सर कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। मेरे क्लास में मेरे से जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो इंटीग्रेशन से बचने का कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके बचेंगे। इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बहुत ही कम पड़ेगा। बस ये करके दिखा रहे हैं, आपको करना नहीं है। तो क्या किए, यह छोटा सा टुकड़ा चुने, उसका मास लिखें, और मास लिख रहे हैं कैसे, लेमडा dx। लेमडा कहाँ से लाएंगे, लेमडा का फॉर्मूला पड़ता है मास पर यूनिट लेंथ, यानी रॉड का जितना मास है बटा लेंथ। इस लेमडा को यहाँ पे रख दिए,
इतना हो गया dm। अब हमको x कोऑर्डिनेट लिखने का एक फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन dmx बटा इंटीग्रेशन dm। और लिमिट का जरूरत होगा तो लिमिट भी ले लेंगे। x का लिमिट कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, 0 से l तक लेंगे जरूरत पड़ने पे, अभी नहीं। इंटीग्रेशन dmx dm तो ये है m/l dx और इंटू x डिवाइडेड बाई dm। अब dm चाहे तो पूरा का पूरा इतना लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं dm का, dm मतलब छोटा सा मास है, पूरे का इंटीग्रेशन कर दे तो पूरा मास मिल जाएगा। तो चाहे तो डायरेक्ट dm का इंटीग्रेशन m बोल सकते हैं, और नहीं बोलना है तो इसी चीज़ को लिखिए जो यहाँ लिखा हुआ है, dm की जगह पे इतना लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन m/l dx लिख लिए। अब भी हम आगे सॉल्व करेंगे, m/l कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या ऊपर में x dx इंटीग्रेशन और नीचे में dx इंटीग्रेशन। लिमिट 0 से l जाएगा, इसमें भी 0 से l, 0 से l क्योंकि 0 से l तक ही पूरा करना काम। ये हो जाएगा l² 2 और नीचे हो जाएगा l, एक l से एक कैंसिल, l/, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आया, l/2। इसका मतलब डायग्राम यदि बनाए यहाँ पे रॉड का, जिसका रॉड का लेंथ l है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है, l/2 पे। l/2 मतलब मिड पॉइंट, ये हो गया कौन सा, मिड पॉइंट। जो बिल्कुल सिमेट्रिकल रॉड हो तो कहाँ पे आता है, वो बीच में आता है। तो ये पहले से ही हम लोग जानते थे, बस आपको बताएं कि इंटीग्रेशन करके देखिए कैसे आता है। आप लोग को इतना इंटीग्रेशन नहीं जानना है, कुछ कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको करके बताएंगे। अब इसको देख लीजिए एक बार, जो भी मेडिकल की तैयारी करने वाले खास करके, वो देखिए कि कैसे इंटीग्रेशन हुआ है, एक बार देखिए और समझना जरूरी है कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो अपने नोट्स में आगे देखते हैं कि बहुत सारा कंटिन्यूअस बॉडी लिया गया है, उसमें देखिए कहाँ कहाँ सेंटर ऑफ मास है। जैसे स्फेयर क्या है, स्फेयर का सेंटर जो होता है ठीक वही सेंटर ऑफ मास है। रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना कहने वाला प्लेट जैसा, जैसे कोई भी आप प्लेट जैसा ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे ये है प्लेट जैसा, ये प्लेट है बिल्कुल, तो ये प्लेट रेक्टेंगुलर लैमिना का हमें प्लेट, और उसका कहाँ पे होगा, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में होगा, यहाँ पे होगा। तो डायगोनल को मिलाएं या डायगोनल जहाँ पे कट करे वो हो गया सेंटर ऑफ मास। आगे देखिए ट्रायंगुलर लैमिना या ट्रायंगुलर प्लेट, दो तरह का आप केस ले लेते हैं ट्रायंगुलर में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो लेते हैं जो आपको सिलेबस में कभी कभी क्वेश्चन रहता है यहाँ से। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये प्लेट है बिल्कुल। अभी क्या है कि इसका जो सेंट्रॉइड होगा वही होता है सेंटर ऑफ मास। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, इसका जो मिड पॉइंट है इसको इससे मिला दे दी, और इसका जो मिड पॉइंट है इससे मिला दें, फिर इसके मिड पॉइंट को मिला दें, इसको मिडीन बोलते हैं। तो जहाँ कट मारता है उसी को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे बस समझ लीजिए ये हो गया सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड, और इस केस में भी सेंट्रॉइड होता है जो सेंटर ऑफ मास। यानी ट्रायंगल के केस में जो भी होता है सेंट्रॉइड होता है वही होता है सेंटर ऑफ मास। ट्रायंगुलर प्लेट, इस दोनों ही केस में यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, दोनों ही केस में सेंट्रॉइड जो होगा वही होता है सेंटर ऑफ मास। और सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, इस पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं, इस पॉइंट से इसके मिड को, फिर यहाँ से इसके मिड को जो कट मारता है वही सेंट्रॉइड है। अभी लेकिन अपने को इतना ज़्यादा डिफिनेशन में नहीं जानना है, अपने को जरूरत किस चीज़ का है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है, तो ये लेंथ एल हो गया, ये भी लेंथ एल हो गया, ये भी एल हो गया, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा इसका जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे जान लीजिए चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या कोई और ट्रायंगल हो, ये जो होता है रेशियो होता है 2:1 में। यानी जो सेंट्रॉइड होता है ये और ये डिस्टेंस होता है 2:1, यानी ये 2 है तो 1 है, यानी जितना ये डिस्टेंस है उसका हाफ, यदि 2 है तो उसका आधा करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो जितना ये डिस्टेंस होगा उसका आधा डिस्टेंस ये होता है। तो जब इसको करेंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये भी एल है तो ये हो जाएगा l/2, ये एल है l/2 है तो ये डिस्टेंस पूरा निकल जाएगा। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब करेंगे ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, ये डिस्टेंस आएगा l/√3 करेंगे तो अब ये जितना आया उसका आधा ये होगा, यानी इसका हाफ करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा l/2√3। तो इसको ध्यान रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो फॉर्मूला आएगा कि सेंटर ऑफ मास से इसका दूरी या सेंट्रॉइड से इसका दूरी, तो तुरंत बताएंगे, इतना कैलकुलेट नहीं करने लगेंगे वहाँ, इसलिए क्योंकि टाइम आपका सेव होगा। अब चाहे तो बना सकते हैं, ये एल है ये l/2 है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे 2:1 करेंगे तो निकल जाएगा। आपको याद रखना है कि ये और ये 2:1 में होता है,
तो ये कितना होता, बस ये खाली याद रखिए, L/√3, तो उसका आधा कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। अब देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये लेंथ दिया, यहाँ पर एंगल तो बदलता रहेगा, तो इसके फॉर्म में नहीं रहेगा। ये h है, मान लेते हैं कि पूरा का पूरा ये लेंथ h है, हाइट, तो ये जो डिस्टेंस होगा 2h/3, अब इसका हाफ करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये कितना इसका हाफ हो जाएगा, h/3। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आइसोसेल्स ये बहुत रेयर है, ये बहुत कम पूछता है, आपको इसी का जरूरत पड़ सकता है। अब नोट्स में दिया होगा, आप नोट्स में देख लीजिए। ठीक है, अपने नोट्स में आगे चलते हैं। उस नोट्स में दिया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट शेप का जो बॉडीज़ है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, और ये बहुत ही क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछता है यहाँ से, इसलिए इसको हम लोग भी कर लेते हैं। बस इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, आप जो भी बुक पढ़ेंगे उसमें देखें काफ़ी इंटीग्रेशन रहता है, उसको जानना नहीं है। और इस तरह का जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है जहाँ से, उस बॉडी का आप लोग याद रखिएगा, तो ज़्यादा सिंपली। एक्चुअली जो IIT का क्वेश्चन अभी पूछ रहा है या फिर मेडिकल में भी, वो एप्लीकेशन पार्ट पूछता है। एप्लीकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि जो डेरिवेशन जो आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन जो डेराइव करके आता है, वो रिजल्ट से आपको इस्तेमाल करना है। वो रिजल्ट को क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो जो डेरिवेशन का पार्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि ऑयल है, ऑयल इंडस्ट्रीज में जो ऑयल निकल रहा है, एक फील्ड ये हो गया। फिर ऑयल जब आया तो कार में किस तरह से वो मैक्सिमम एफिशिएंट बने, इस पे काम होना है। तो हम लोग वही पार्ट है कि एफिशिएंट कैसे करना है, उस फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है एप्लीकेशन में। निकल रहा है ऑयल इंडस्ट्री से जो ऑयल नीचे से, उस पर काम नहीं करना है। ठीक वैसे ही डेरिवेशन जो पोर्शन है उस पर काम उतना नहीं करना है आपको, अप्लाइड फॉर्म होना चाहिए। जो फार्मूला आ गया उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में, तो उसके लिए अभी जरूरी है कुछ कुछ टाइप का जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है उसका सेंटर ऑफ मास जानना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जैसे कि एक लेते हैं सेमी सर्कुलर रिंग। रिंग है, जैसे पूरा एक रिंग होता, ये पूरा रिंग हम बना सकते थे, तो यहाँ डॉट डॉट से दिखाएंगे रिंग, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ये हो गया पूरा उसका सेंटर सेमी सर्कुलर का। ये हाफ रिंग भी बोल सकते हैं, ये हाफ रिंग है। और एक डिस्क ले लेते हैं, तो डिस्क में इसको मिलाएंगे। याद रखिएगा यहाँ डॉट डॉट से दिखाएं क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं होता रिंग में, यदि रिंग को आधा काट दिया जाए, लेकिन डिस्क में ही होगा लाइन। ये भी इसका सेंटर हो गया, ओ बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्क है, भरा हुआ है, और ये हाफ रिंग है, सिर्फ ये है मास। अब इसमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास। तो अभी देखिएगा सिमेट्री बताता है, बिल्कुल इधर लेफ्ट और राइट दोनों सिमेट्रिकल है, तो इस सेंटर ऑफ मास इसी के ऊपर में जहाँ होगा, ना तो राइट में होगा ना ही लेफ्ट, इसी पे होगा, इसी लाइन पे होगा, क्योंकि इधर भी जो है और इधर भी है, दोनों सिमेट्रिकल है डायग्राम सेम। इधर भी क्वार्टर है, क्वार्टर डिस्क है, इधर भी क्वार्टर डिस्क है, दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल, इसे सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। अब इन दोनों में देखिए कहाँ पे, किसमें इसके नज़दीक में होगा, किसमें इसके दूर में होगा, दोनों समझिए। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आप चुनिए, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट चुनिएगा तो यहाँ पे मास ये है, यहाँ पे ये है मास। ऊपर में जाके चुनिए तो यहाँ पे मास ये है, यहाँ पे मास, यानी ऊपर में ये वाला लेंथ ज़्यादा है, ऊपर में मास ज़्यादा हो रहा है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर में थोड़ा होगा, यहाँ पे ही। यदि यहाँ पे इतना दूर पोर्शन को चुने, इतना दूर पोर्शन को हम चुने, और यहाँ पे इतना दूर पोर्शन के चुने, यहाँ पे चूंकि पूरा का पूरा डिस्क में भरा हुआ है मास यहाँ से यहाँ तक, और रिंग में क्या था कि सिर्फ यहाँ मास था, और डिस्क में पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों में ये मास ज़्यादा है, यानी नीचे वाले पोर्शन में मास भरा हुआ है, तो नीचे में सेंटर ऑफ मास इसमें होगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे करते हैं काम, ये तो समझने के लिए कर दिए। इसमें सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर होगा, और इसमें सेंटर ऑफ मास इसके रिस्पेक्ट में नीचे होगा। इसमें जो सेंटर ऑफ मास होता है r/पाई, याद रखिएगा, इंटू 2, और इसमें जो सेंटर ऑफ मास होगा, याद रखिएगा, r/पाई इसमें भी है, लेकिन ये 2 है, ये दूरी ज़्यादा है और वो कम है, यहाँ पे कम है ये, क्योंकि नीचे में मास ज़्यादा है ना, तो कम हो गया, नीचे घट गया, तो 2 से छोटा होगा 4/3। ये दोनों याद रखने के लिए बता दिए, r/पाई दोनों में रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 से छोटा इसमें रहेगा, 4/3 छोटा है उससे, ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये चीज छोटा है, ये 2 है। तो देख लीजिए नोट्स में इस पॉइंट को। ठीक वैसे ही हेमिस्फीयर ले लीजिए, इसमें एक हॉलो ले लीजिए, हॉलो को सेल भी बोलते हैं, और ये सॉलिड है। अब इन दोनों में देखिए ये सेंटर है, अभी कौन सा पॉइंट सेंटर ऑफ मास किस में नीचे होगा, तो देखिए सॉलिड में
देखिए हॉलो में ये बस बाहर बाहर बाउंड्री पे मास है, यहाँ और यहाँ मास है, लेकिन सॉलिड में पूरा का पूरा भरा है, तो नीचे में मास ज़्यादा है ऊपर के रिस्पेक्ट में। ऊपर पतला है, छोटा है, और नीचे में बहुत ज़्यादा है, तो नीचे में मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे चला गया। इसमें सेंटर ऑफ मास नीचे होगा, इसमें सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा। इसका और इसका दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर होता है r/2, या इसको ऐसे याद रखने के लिए r इंटू 1/2 इंटू आर बोल सकते हैं। और इसमें भी r तो है ही, इंटू 3/8। 1/2 यदि 6 होता, ये 6 होता तो 1/2 हो जाता, लेकिन 6 से ज़्यादा है 8, यानी 1/2 से ही छोटा हो गया। तो इसको याद रखने के लिए बस जस्ट ऐसा बोलें, वैसे आप जैसे भी याद रख सकें इसको, तो क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा आपको। ये हो गया r/2 और ये हो गया 3/8 r। उसी तरह से यहाँ पे कोन आप देख लीजिए, कोन, ये हॉलो कोन है और यहाँ पे सॉलिड कोन है। ये सॉलिड कोन है, ये हॉलो है। ये हो गया हाइट, ये भी हो गया हाइट। अब बताइए सेंटर ऑफ मास किस में ऊपर होगा, किस में नीचे होगा? तो हॉलो में ऊपर थोड़ा होगा सेंटर ऑफ मास, ये ज़्यादा होगा, और सॉलिड में जो कि नीचे भारी हो जा रहा है तो नीचे में कम होगा। तो हॉलो में ये h/3 होगा, इससे छोटा इसमें आना चाहिए, ये h/4 होगा। तो नोट्स में देखिए सब में बिल्कुल रिजल्ट मिलता जुलता है कि नीचे जिसमें सॉलिड है नीचे में ज़्यादा है, उसमें वो नीचे आ जाता है, थोड़ा कम आ जाता है। तो हॉलो और सॉलिड को नोट्स में देख लीजिए। ये जो h/4 है बेस से, ये जो डिस्टेंस h/4 ये डिस्टेंस है बेस से, ये सारा डिस्टेंस है कहाँ से? बेस से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पॉइंट एक और देखते हैं फिर से। एक हाफ रिंग ले लेते हैं फिर से। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब ये हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे पड़ता है। इसका दूरी हम लोग को पता है 2r/π। ठीक है, अभी हम लोग 2 क्वार्टर में बांट लीजिए। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर। 1 क्वार्टर जैसे इतना दूर हुआ, 1 क्वार्टर इतना दूर हुआ। इसका आप सिमेट्री देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास इतना जो पार्ट है, इसको कि लाइन खींचे यहाँ से, जैसे ऐसे करके एक लाइन खींचेंगे तो इतना ही ना दूर है क्वार्टर। तो सेंटर ऑफ मास कहीं इन दोनों के बीच में पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास पड़ेगा ठीक इसके सामने ही पड़ेगा, जहाँ भी पड़े। और इस क्वार्टर का है उसका भी ठीक इसके सामने ही पड़ेगा। और ये दोनों का चूंकि क्वार्टर है, सेम मास है, तो इन दोनों के ठीक बीचों बीच यहाँ पे फाइनल सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, बिल्कुल हाफ का। तो अच्छे से समझ लीजिए फिर से। जैसे कि एक पूरा का पूरा हाफ रिंग है, उसको 2 क्वार्टर में बांट दें, तो 1 क्वार्टर का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका ये जो y कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट, और ये जो हाफ है वो उसका y कोऑर्डिनेट उतना ही होगा इन दोनों का। इसका y कोऑर्डिनेट वही होगा, सेम होगा दोनों का y कोऑर्डिनेट। और कितना के बराबर होगा? जो ओरिजिनल हाफ जो रिंग था उसके y के बराबर होगा। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी y कोऑर्डिनेट, ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका y कोऑर्डिनेट इतना दूर का वही होगा जो ये होगा। और ये कितना दूरी था? हाफ का। हाफ का था कितना? 2 इंटू r/π। तो अभी देखिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा का। कैसे इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का जो अभी समझे हैं। एक क्वार्टर रिंग है, ये इसका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछ रहा है कहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पड़ेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे पड़ेगा जैसे वो था। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका x और y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट भी वही होगा, बिल्कुल आइडेंटिटी, सिमेट्रिकल है ना, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल, x जितना होगा उतना ही y होगा। और y निकला हुआ है कितना? ये, यानी हाफ रिंग का जो आंसर आया था वो इतना ही आंसर इसमें भी आएगा, 2r/π 2r/π। ये नहीं है कि इसका x और y दोनों सेम होगा और हाफ रिंग का जो आंसर आता है वही आएगा आंसर। अपने नोट्स में देखिए, तो अपने नोट्स में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वार्टर डिस्क। तो क्वार्टर डिस्क का वही आंसर आएगा जो हाफ डिस्क का आया था। कितना आया था? 4r/3π, यानी x कोऑर्डिनेट भी उतना, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, तो x भी वही y भी वही, दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होगा। और हाफ जो डिस्क है बिल्कुल वही आएगा सेम आंसर क्वार्टर डिस्क का भी। नोट्स में आप देख लीजिए। ठीक है, अपने नोट्स में आगे चलते हैं और देखते हैं पॉइंट आगे का। एल शेप लैमिना बोलता है, एल शेप का है। इस लैमिना कहने वाला प्लेट जैसा, इस टाइप का बिल्कुल सिमेट्रिकल एक प्लेट बनाया हुआ है एल शेप का। इसका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग ऐसा करेंगे, हम लोग बनाएंगे यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन यहाँ से बना दें। तो एक ब्लॉक ये हो गया बिल्कुल यहाँ तक, और एक ब्लॉक ये है। इतना दूर का मास हम लोग पता कर लेंगे जितना है, और इतना का मास पता कर ले। सपोज कीजिए इतना का मास m1 है और इसका m2 है, तो ये मास कहाँ पे जमा हो जाएगा?
कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो इतना दूर का सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है, और इसका सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में यहाँ पे है। इतना दूर का इस पूरे का पूरे ब्लॉक का इसका मास m1 मान लेते हैं, और इतना दूर का जो मास है वो हो गया m2 मान लेते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकाल लेना है, इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा ना। मान लेते इसको ओरिजिन मान लें, तो ये x गए और ये दूरी y है, इतना दूरी y है ना, और इतना दूरी x है, तो इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x1 y1। उसी तरह से इसका भी x1 y1 कुछ कोऑर्डिनेट हम लोग पता कर लेंगे, x2 y2। अब ये 2 पॉइंट मिल गया, ये भी पूरा का पूरा लैम्डा खत्म हो जाएगा, ये पूरा लैम्डा अब नहीं रहा, बस एक पॉइंट बन गया। यहाँ भी खत्म हो गया, एक पॉइंट बन गई, 2 पॉइंट है, उसका सेंटर ऑफ मास बस लिखना है। क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 m1, और ये हो गया x1 m1 x1 प्लस m2 x2 बटा m1 प्लस m2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी लिख लेंगे, नोट्स में आप देख लीजिए। इस पे क्वेश्चन आगे चल के बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक रॉड है, अगला जो पॉइंट है नोट्स का, एल शेप का ये भी है, पर ये दोनों आइडेंटिकल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ऐसे भी बोल सकते हैं, एक पूरा रॉड था उसको बेंड कर दिए तो बिल्कुल आइडेंटिकल ये डिस्टेंस भी एल ही है और ये डिस्टेंस भी एल ही है, और ये 90 डिग्री है। अभी कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए, तो ठीक है, इतना दूर का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा और इतना दूर का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा। इसका मास दोनों सेम होगा, इसका मास मान लेते हैं कि m है और इसका भी मास कितना है, m ही है। अब इन दोनों का कोऑर्डिनेट आप पहले लिख दीजिए, 2 पॉइंट बन गया। अभी इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या करना होता है, ये पूरा रॉड नहीं रहा, अभी रॉड की जगह एक पॉइंट बन गया जिसका मास m है, ये भी रॉड पूरा का पूरा क्या बन गया, एक पॉइंट। तो बड़ा सा एक रॉड हो, जैसे ये रॉड हो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता था, बीच में, तब पूरा रॉड खत्म हो गया, एक पॉइंट बन गया, और कहाँ पे वो पॉइंट जमा हो गया, आके सेंटर ऑफ मास पे आ गया। तो इसमें ऐसे ही करेंगे काम हम लोग। ये रॉड का मास इतना हो गया, इस रॉड का भी मास, दोनों आइडेंटिकल है सब कुछ। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर ये दूरी कितना होगा, ये मिड पॉइंट होगा ना, इतना दूरी का आधा होगा ये, तो x कोऑर्डिनेट हो गया l/2, y कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x तो हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट हो गया ये कितना, ये पूरा डिस्टेंस का हाफ, ये भी हो गया। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो हम लोग को अंदाजा लगता है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालें तो ठीक बीचों बीच आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों मास तो सेम है ना। जब मास दोनों सेम हो तो ठीक बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि बिना कैलकुलेशन किए लगता है कि ये जो डिस्टेंस l/2 उसका भी हाफ आएगा l/4, और ये भी आएगा l/4। देखिए करके, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब निकालिए उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला m1 x1, ये दोनों तो 0 हो गया, m2 x2 यानी m इंटू l/2 मास, ये दोनों मास को जोड़ेंगे तो 2m होगा, कैंसिल होके l/4। x कोऑर्डिनेट l/4, y कोऑर्डिनेट भी कितना आएगा, l/4, यानी इसका कोऑर्डिनेट आएगा l/4। अपने नोट्स में देख लीजिए, सिंपल ही है। अपने नोट्स का नेक्स्ट पॉइंट है टी शेप। एक ऐसा करके कोई टी शेप है, टी शेप का रॉड है, इसका लेंथ दिया है l, इसका लेंथ दिया है 2l। अभी चाहिए इसका सेंटर ऑफ मास, तो लेंथ l है तो मानते हैं कि मास m है, तो लेंथ ये 2l है, डबल है, तो इसका मास भी डबल हो गया 2m। अभी बताइए पूरा का पूरा इसका, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में होगा। जहाँ ये हो गया, मास कहाँ पे चला गया, ये जो मास है सेंटर ऑफ मास पे चला गया। अब इस रॉड का ये मास 2m है तो यहाँ पे चला गया। अब आपके पास 2 मास है, इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो इन दोनों का मास सेम तो रहता तो ठीक बीच में होता, लेकिन ये मास ज़्यादा है, ये भारी है, यानी इसी के पास में होगा सेंटर ऑफ मास, इसके पास में थोड़ा होगा, यहाँ पे होगा। हम लोग पढ़े थे ना कि जो दोनों में से जो भारी हो, ज़्यादा हैवी हो, तो हैवियर वन के पास ज़्यादा होता है, सेंटर मास चला जाता है। तो इसमें ज़्यादा भारी है तो सेंटर ऑफ मास इसी के नज़दीक में होगा। यदि दोनों सेम होता तो यहाँ पे सेंटर मास बीच में होता। अभी हमको ये चाहिए कि ये कितना होगा, तो ये y कोऑर्डिनेट है, ये बताइए पूरा दूरी l है, तो ये दूरी कितना, इसका y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y1, यहाँ से कितना दूरी हो गया, आधा l हो गया, यानी पूरा 2l था तो यहाँ से हाफ ही ना हो गया। ये ओरिजिन मान लीजिए, ये ओरिजिन है, o है, तो यहाँ से हो गया l। इसका बताइए कि ये कोऑर्डिनेट इसका y2, ये यहाँ से यहाँ कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा 2l है। अभी फॉर्मूला लगाइए, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास,
तो इसका बताइए M1Y1 2ml, ये दोनों का गुना हुआ तो 2ml प्लस M2Y2, यानी इन दोनों का गुना करेंगे तो ये भी हो गया 2ml डिवाइडेड बाय ये दोनों का मास 3m, mm तो कैंसिल हो जाएगा 4/3l, यानी कहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ मास, नीचे से 4/3l।